सोचिए, अगर कोई ऐसा हो जिसके पास सब कुछ है, बेहिसाब ताकत, पूरा साम्राज्य, और फिर उसे पता चले कि उसकी मौत तय है। GTA 5 की इस सिनेमैटिक दुनिया में हम ठीक इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती एक कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां देवता हैं, राक्षस हैं और एक भविष्यवाणी है जो शक्तियों के पूरे खेल को पलटने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी से, जो पूरे साम्राज्य को, पूरे किंगडम को हिलाकर रख देती है। शासक ओट्रेक्स को यह पता चलता है कि एक लड़की पैदा होगी जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे वंश की तबाही का कारण बनेगी। और बस यहीं से उसके दिल में डर और हताशा का एक ऐसा तूफान उठता है जो उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर देगा। तो इस कहानी के सेंटर में है ओट्रेक्स, एक ऐसा रूलर जिसके राज में सब कुछ एक तय कॉस्मिक ऑर्डर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर एक रात जब उसका गुरु तारों को पढ़कर इस भविष्यवाणी का सच बताता है तो उसकी पूरी दुनिया सच में उथल-पुथल हो जाती है। अपनी किस्मत को बदलने की जिद में ओट्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। उसे देवताओं के साथ हुई एक सदियों पुरानी संधि, एक ट्रीटी को तोड़ना होगा और मौत की उस फॉरबिडन किताब को हासिल करना होगा जिसे सालों पहले दुनिया की नजरों से दूर कहीं छिपा दिया गया था। एक ऐसा कदम था जो पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बिगाड़ सकता था। पर ओट्रेक्स की इस लड़ाई में एक नया प्लेयर एंट्री लेता है जो कहानी का रुख ही मोड़ कर रख देगा। और यहां एंट्री होती है साया की, ओट्रेक्स का ही बनाया हुआ एक गुलाम जो अनजाने में इस कॉस्मिक चेस का सबसे जरूरी मोहरा बनने वाला है। तो देखिए, ओट्रेक्स ने साया को बनाया है, उसे एक तरह से जिंदगी दी है, और बदले में वो क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ वफादारी। ओट्रेक्स ने साया के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी है कि तुम्हारा वजूद मेरी वजह से है, एक तोहफा है, और तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरे हर हुक्म को मानना। मालिक और गुलाम का यही रिश्ता आगे चलकर आने वाले तूफान की वजह बनता है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस पावर जिसका नाम है रीवा साया से कांटेक्ट करती है और वफादारी के इस नींव को पूरी तरह हिला देती है। देखिए, जहां ओट्रेक्स उसे गुलामी का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं रीवा उसे पावर और आज़ादी के सपने दिखा रहा है। वो साया के मन में शक का एक बीज बो देता है कि ओट्रेक्स उसे सिर्फ यूज कर रहा है और उसकी असली डेस्टिनी गुलाम बनना नहीं बल्कि राज करना है। अपनी बातें साबित करने के लिए रीवा साया को एक ऐसे टेस्ट पर भेजता है जहां से बचकर निकलना नामुमकिन सा है। उसे देवताओं के सबसे सिक्योर इलाके में घुसना है और एक पवित्र चीज चुरानी है। ये मिशन सिर्फ साया की काबिलियत का टेस्ट नहीं है बल्कि उसकी लॉयल्टी का भी है। क्या वो ओट्रेक्स के साथ रहेगा या रीवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा? और साया ये कर दिखाता है। वो ना सिर्फ देवताओं के लोक से वो चीज चुराता है बल्कि उनके सबसे पावरफुल गार्ड्स को भी हरा देता है। इस जीत के साथ ही उसे पहली बार अपनी असली ताकत का एहसास होता है। रीवा की बातें अब उसे सच लगने लगती हैं और ओट्रेक्स के लिए उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। अच्छा, इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कहानी को स्क्रीन पर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इस डिजिटल पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि इस सिनेमैटिक दुनिया को बनाने वाले क्रिएटर को असल में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक अंदाजा लगाइए, इस एक एपिसोड को बनाने में कितना वक्त लगा होगा? 2 दिन, 4 दिन? नहीं, पूरे 40 से भी ज्यादा दिन। जी हां, ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसके पीछे मेहनत किस लेवल की है। मतलब हर एक सीन जो हम देखते हैं उसके पीछे हफ्तों की मेहनत छुपी होती है। अगर इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में तो सिर्फ 3 दिन के आसपास ही लगते हैं। लेकिन असली चैलेंज और सबसे ज्यादा टाइम मतलब 37 दिनों से भी ज्यादा हर एक कैरेक्टर के कस्टम 3D मॉडल को बिल्कुल स्क्रैच से बनाने में जाता है। यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल और टाइम लेने वाला हिस्सा है। और मुश्किलें हैं। क्रिएटर ये भी बताते हैं कि वो पायरेटेड मॉडल्स यूज नहीं करना चाहते, जो उनका एक एथिकल डिसीजन है। और आने वाले फिनाले का चैलेंज तो और भी बड़ा है। अगला विलन है शैतान और उसके लिए करीब 100 से 150 नए मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। जरा सोचिए, ये प्रोडक्शन टाइम को कितना ज्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए अब वापस कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां रीवा का सालों पुराना प्लान पूरा होने वाला है और एक नए और शायद ज्यादा अंधकारमय कॉस्मिक युग की शुरुआत होने वाली है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। जैसे ही साया अपना काम पूरा करता है, रीवा अपना असली रंग दिखाता है। वो हंसते हुए बताता है कि उसने ओट्रेक्स को हटाने के लिए साया का सिर्फ इस्तेमाल किया, और अब क्योंकि साया खुद एक खतरा बन चुका है, रीवा उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है।
तो आखिर ये रीवा है कौन? कहानी में पता चलता है कि वो कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि एक पुराना देवता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी मतलब 2500 साल सिर्फ मौत को ढूंढने में लगा दिए। और जब वो आखिरकार मौत से मिलता है तो दोबारा जन्म पाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इस बार वो ऐसी ताकत के साथ लौटा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर वो मोमेंट आता है जब रीवा अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करता है। वो एक ही झटके में ऑट्रेक्स और उसकी पूरी सेना को तबाह कर देता है। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया है। ऑट्रेक्स, जो कभी सबसे शक्तिशाली था, अब रीवा के सामने पूरी तरह बेबस था। और इसी के साथ ओट्रेक्स की हार होती है और रीवा ब्रह्मांड का नया सुप्रीम रूलर बन जाता है। एक नए कॉस्मिक युग की शुरुआत तो होती है, लेकिन इसकी नींव धोखे, मैनिपुलेशन और विश्वासघात पर रखी गई है। तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन कहानी हमें ठीक वहीं वापस ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था, उस भविष्यवाणी पर। भले ही रीवा अब नया शासक है, पर ओट्रेक्स की भविष्यवाणी का क्या? वो तो अधूरी है। तो सवाल अब भी वही है, क्या कोई सच में अपनी किस्मत से, अपनी लिखी हुई तकदीर से भाग सकता है, या फिर ये सब किसी बहुत बड़े और खतरनाक खेल की बस एक शुरुआत भर है? खैर, इसका जवाब तो हमें फिनाले में ही पता चलेगा।